प्यारे बच्चों, इतिहास की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। ठीक है। पहले हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि भाई परोक्ष कारण क्या थे, फिर हमने तात्कालिक कारण पढ़े और अब हम पढ़ेंगे उसके परिणाम क्या हुए, है ना। यानी कि पहले हमने ये पढ़ा कि बारूद की ढेरी कैसे बनी, और फिर हमने देखा कि भाई चिंगारी कैसे लगी, और अब हम देखेंगे कि जब ये चिंगारी से ज्वाला गिरी तो उसका उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो देखो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मेरे बच्चों केवल इंग्लैंड के लिए और अमेरिका के लिए ही महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना थी, है ना। क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका क्या बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उस वक्त तक, जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, पहले भी क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि ब्रिटेन की सेना उस वक्त तक अविजित मानी जाती थी, है ना। और तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने उस वक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना कहें या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता ने, है ना, उनके खिलाफ विद्रोह किया। अमेरिका की जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, ब्रिटेन के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, और वो जीत गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात समझी गई उस वक्त विश्व राजनीति में। इतिहासकार ग्रीन एक बात कहते हैं इस बारे में कि वो कहते हैं कि भाई अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रभाव है वो इंग्लैंड की राजनीति पर और अमेरिका की राजनीति पर चाहे जो भी कुछ पड़ा हो, है ना, लेकिन विश्व इतिहास की ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय घटना है। ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति को हम ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरे विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है ना। तो अब इसके परिणाम क्या क्या थे, हम उस पर आते हैं। तो देखो, जॉर्ज तृतीय उस वक्त इंग्लैंड में राजा था, जॉर्ज तृतीय। ठीक है। जॉर्ज तृतीय, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, इंग्लैंड की इस असफलता ने, चूंकि जॉर्ज तृतीय बहुत निरंकुश था, है ना, तो इसकी निरंकुश सत्ता को समाप्त कर दिया, है ना। ये क्या करता था, ये इससे पहले जॉर्ज तृतीय मंत्रिमंडल को और संसद को केवल अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझता था। ये समझता था कि ये लोग सिर्फ किस लिए हैं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हैं, है ना। तो अब जब यहाँ से हार गया और ये समझ में आ गया कि भाई अगर आप किसी को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझेंगे, मंत्रिमंडल को, है ना, और संसद को, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये जो भी परिणाम हुए वो आपके अपने परिणाम है, ये आपके खुद के, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जॉर्ज तृतीय की खुद के निर्णयों के परिणाम है। इसलिए इसके बाद क्या हुआ कि मंत्रिमंडल और इसके संसदीय प्रणाली का वहां पर क्या होता है, दलीय शासन का शुभारंभ होता है, और इसका जो निरंकुश राजतंत्र है ना, इसका जो व्यक्तिगत शासन है उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक। और ये हम ये कहते हैं कि अगर, जाहिर सी बात एक चीज और भी है कि अगर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ये सफल नहीं होता तो जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन इंग्लैंड पर चलता रहता, है ना, और वहां का संसदीय शासन वो क्या नहीं हो पाता, उसमें अवरोध उत्पन्न होता, और ये इसका व्यक्तिगत शासन। तो इससे क्या हुआ कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश सत्ता का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है। अब दूसरा इसका परिणाम क्या हुआ, दूसरा परिणाम क्या हुआ कि इंग्लैंड ने नवीन उपनिवेशों की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने अपनी नई कॉलोनीज बनाने की ओर ध्यान दिया। अब देखो बेटा, 13 उपनिवेश हैं। देखो मैंने आपसे बताया था कि इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य है ना, और व्यापारिक प्रतिष्ठा दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसके उपनिवेश उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी, साम्राज्य
क्या कहना चाहिए, औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए भी और व्यापारिक प्रतिष्ठा के लिए भी, है ना। इसकी कमर्शियल जो है, हम क्या कहेंगे उसको, कमर्शियल प्रतिष्ठा के लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसलिए क्या हुआ कि भाई जब 13 उपनिवेश उसके हाथ से निकल गए तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था इंग्लैंड के साम्राज्य के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब इस प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई नए उपनिवेश बनाने पड़ेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई नवीन क्षेत्रों की खोज करने की ठानी और नए उपनिवेश बनाने के लिए फिर वो कृत संकल्प हो गए। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है क्या किए, अपने नए उपनिवेशों की स्थापना करने का निर्णय लिया, ठीक, और अपने नए उपनिवेशों की स्थापना की, ठीक है। तो तीसरा क्या है भाई, इन्होंने जो है अपनी, इंग्लैंड ने जो है अपनी परंपरागत औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया। परंपरागत, ठीक है, परंपरागत औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया। अब परंपरागत औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन क्या था इनकी, सॉरी गलत लिखा जा रहा है हिंदी भी, औपनिवेशिक, परंपरागत औपनिवेशिक नीति में इन्होंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया इन्होंने, इन्होंने जो है बेसिकली क्या हुआ कि भाई यहाँ पर इनको ये पता चला कि भाई हमारे हितों के लिए उपनिवेशों की जनता जो है अपना बलिदान देने को राजी नहीं है, ठीक। तो इन्होंने अपनी हठ धर्मिता की जो इनकी नीति थी या निरंकुशता की जो नीति थी, इन्होंने क्या किया, बदलने का और उसके स्थान पर जो है इन्होंने कहा कि भाई उदार नीति अपनाने के लिए का संकल्प लिया, ठीक है। इनको ये लगा कि भाई जनता का भी क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने इसके बाद जो है इन्होंने अपनी परंपरागत औद्योगिक नीति, औपनिवेशिक परंपरागत नीति को समाप्त कर दिया, ठीक। और क्या किया कि इसलिए 20वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, सहयोग और स्वशासन के आधार पर ब्रिटिश उदार नीति को इन्होंने अपनाया और सहयोग और स्वशासन के आधार पर राज्य करने के लिए सहयोग और स्वशासन, है ना। उन लोगों को, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सहयोग और स्वशासन का मतलब क्या है कि भाई जो इनके उपनिवेश हैं वहां पर उनमें उनका सहयोग और उनको जो है स्वशासन देने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना की, ठीक है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, है ना, की स्थापना की, ठीक। क्योंकि इनको ये पता चल गया कि भैया बिना सहयोग और स्वशासन उनको दिए हुए, उनसे सहयोग लिए हुए और बिना उनको स्वशासन दिए हुए हम क्या नहीं कर सकते, हम जो है उन पर राज्य नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपके देश के हितों के लिए कोई दूसरा बलिदान दे। दूसरा क्या हुआ, आयरलैंड की जनता के अधिकारों में वृद्धि हुई, ठीक। आयरलैंड की जनता के अधिकारों में वृद्धि हुई, आयरलैंड अधिकारों में वृद्धि, ठीक है। तो आयरलैंड की राजनीतिक, ठीक, धार्मिक और संवैधानिक स्थिति पर भी अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक। हेनरी ग्रेटर के नेतृत्व में आयरलैंड की जनता भी अपने लिए जो है क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, ठीक है। वहां पर क्या था आयरलैंड में कि रोमन कैथोलिकों की संख्या जो है बहुत ज्यादा थी, ठीक, और उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए देखो आयरलैंड की अपनी एक संसद भी थी, लेकिन उस पर ब्रिटेन की संसद का जो है, आयरलैंड की अपनी संसद थी लेकिन उस पर ब्रिटेन की संसद का जो है गलत, अनुचित और अवैधानिक हमेशा से क्या रहता था, नियंत्रण रहता था, ठीक है। तो जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली तो आयरलैंड की जनता में भी ये उत्साह आया कि भाई हमें भी क्या हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसी संघर्ष के फलस्वरूप
1782 में 17th हिगडल की सरकार जब अमेरिका में आई तो उन्होंने आयरलैंड को विधि अपने लिए जो है विधि निर्माण का अधिकार दे दिया, कि अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। ठीक है, अपने लिए कानून ये लोग क्या कर सकते थे, बना सकते थे। फिर 1800 में यूनियन एक्ट के को पारित करके आयरलैंड को जो है क्या कर लिया गया, ब्रिटिश संसद में मिला दिया गया। ठीक, अब आखिरी और पांचवा प्रभाव अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का ये पड़ा, किस पर पड़ा, फ्रांस पर। भाई हमने ये देखा कि फ्रांस की स्थिति देखो बेटा, अमेरिका में जो मशाल जलाई स्वतंत्रता की, है ना, जहां जिसके फलस्वरूप वहां किसकी स्थापना हुई, गणतंत्र की, जनतंत्र की स्थापना हुई, वहां ये जो है फ्रांस की सीमाओं में भी प्रवेश कर गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने भी अपने सैनिक भेजे थे अमेरिका की जनता की मदद के लिए, अमेरिका की मदद के लिए। तो वहां जब वो सैनिक गए, है ना, तो हाँ उन्होंने देखा कि भाई ये लोग इस तरह के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और फ्रांस में तो स्थिति और भी ज्यादा बेकार थी। हम आगे देखेंगे, जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति थी, है ना। तो अपने सैनिकों को जब उन्होंने वहां पे, जब सैनिकों ने ये देखा, है ना, तो उनके हृदय और मस्तिष्क में भी ये बात आई कि भाई स्वतंत्रता समानता कितनी जरूरी है और ये किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उस वक्त फ्रांस में जो है ब्रूबो वंश जिसे हम हिंदी में कहते हैं और बर्बन वंश इंग्लिश में कहते हैं, उनका शासन था और लुई 16वां जो है बहुत निरंकुश था। तो फ्रांस में भी जो है क्या हुआ कि भाई फ्रांस में भी क्रांति के बीज प्रस्फुटित हुए, बीज बोए गए, है ना। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि अमेरिका की क्रांति बेटा केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, जहां जहां भी जो है हम ये देखते हैं कि विशेषता यूरोप के देशों के लिए, जहां जहां भी हम ये देखते हैं कि भाई अत्याचार हो रहे हैं या जहां जहां भी लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तो उनके लिए आंखें खोलने वाली घटना है ना। एक क्विक रिव्यू अगर हम करें, है ना, एक बिल्कुल क्विक रिव्यू करें कि भाई 1 2 3 4, तो भाई परिणाम अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुशता का अंत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है नवीन उपनिवेशों की, इंग्लैंड ने नवीन उपनिवेशों की स्थापना की, कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। ठीक है, और तीसरा परिणाम ये हुआ कि अपनी औपनिवेशिक नीति में जो है, जो परंपरागत औपनिवेशिक नीति थी, इंग्लैंड ने उस पर जो है क्या किया, उस पर परिवर्तन किया और जो है किसकी स्थापना की, राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना की। ठीक है, राष्ट्रमंडल की स्थापना की। चौथा क्या हुआ, आयरलैंड की जनता के अधिकारों में वृद्धि हुई। आयरलैंड की जनता ने भी क्या किया, उन्होंने भी जो है अपने अधिकारों की मांग तेज कर दी। और पांचवा जो है, फ्रांस पर भी जो है राजनीतिक प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब आप आवाज उठाते हैं बेटे, जब कहीं पर आवाज उठती है तो वो केवल वहां के लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि वो और लोगों के लिए भी जो है क्या बन सकती है, मसाल बन सकती है, मिसाल भी बन सकती है, मशाल बन सकती है, यानी कि उजाला बन सकती है और मिसाल भी बन सकती है। तो इसलिए जो है जब भी कभी अगर अत्याचार होते हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो जाता है। और होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोग देखिए और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद।